भारत माता की भारत माता की विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिवार के सुधीजन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 78वें पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बधाई देता हूं इस पावन पर्व के लिए, जो हर क्षेत्र, प्रदेश और देश भर ही नहीं बल्कि विश्व भर में जहां कहीं भी भारतीय रहते हैं, वहां यह पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मनाना और यह कार्यक्रम केवल एक टिक मार कार्यक्रम नहीं है, यह आस्था और निष्ठा का विषय है। यह उन बलिदानियों के प्रति समर्पण और याद करने का पर्व है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने अपने पारिवारिक हितों को छोड़कर, जिन्होंने अपने कैरियर की चिंता छोड़कर, भविष्य की चिंता छोड़कर एक संकल्प और सपनों को लेकर के हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। आज यह दिन उनकी कुर्बानी को याद करने का है। इसलिए हम सभी के लिए यह एक विशिष्ट पर्व है और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इस पर्व को धूमधाम से मना रहा है। मैं इस पर्व के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, आज का यह परम पावन दिन चिंतन मंथन विमर्श और संविमर्श का दिन है। चिंतन और मंथन का विषय यह है कि क्या जिन सपनों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राणों की आहुति दिया था, उन लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया है। कहां तक हमने प्राप्त किया है, क्या अधूरी है, क्या आगे करना है, यह आज चिंतन और मनन का दिन है। जीवन के हर क्षेत्र में हमने प्रगति किया है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, अधिवक्ता का क्षेत्र हो, चाहे अभियंता का क्षेत्र हो। जीवन के हर क्षेत्र में इस देश ने स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी प्रगति किया है। और यदि हमसे कोई पूछे कि आजादी के बाद इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आजादी के बाद इस देश ने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या प्राप्त किया, मैं कहूंगा भारत का एक संविधान। भारत का एक संविधान जो हमारे लिए सर्वप्रथम है, जिसके अनुसार हम चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान, वह हमारी एक बहुत बड़ी थाती है, बहुत बड़ी पूंजी है, और वह हमारे लिए आकाश में ध्रुव तारे की तरफ से है। जीवन में कभी किसी को भटकाव हो, जीवन में कभी किसी को संदेह उत्पन्न हो, अपनी दिशा खोजने में कुछ कमी लग रही हो, तो आप संविधान को देखें। जैसे समुद्र में रात में यात्रा करता हुआ नाविक भटकता है तो ध्रुव तारे को देख करके अपनी दिशा तय करता है। भारत का संविधान वह थाती है
वह विरासत है, वह हमारी उपलब्धि है, जिसको देख करके हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक अपनी दिशा निर्धारित कर सकता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, वह हमारी प्राथमिकता है। उसी संविधान के बदौलत एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को सशक्त तक जागृत रखना यह देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अगल बगल के देशों में देखें, जो भारतीय उपमहाद्वीप से, भारत से कट करके बने थे, जरा उनकी ओर ध्यान देखिए, वहां लोकतंत्र है क्या? श्रीलंका 1835 में लागू हुआ और वहां दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं। अपने देश की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने में वह सक्षम अपने को नहीं पा रहा है। तख्ता पलट कैसे कैसे हुआ सब जानते हैं। अफगानिस्तान जो 1835 में अलग हुआ था, आज क्या हो रहा है वहां पर? तालिबान का शासन है। बेटियां नहीं पढ़ सकती, बेटियां स्कूल नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देख सकती। नेपाल तो देखिए, 10 साल में 15 प्रधानमंत्री बदले हैं, वहां भी लोकतंत्र की कल्पना चाहिए। और चाइना हमारा पड़ोसी, एक अद्भुत पड़ोसी, जहां चुनाव की कोई कल्पना ही नहीं है और जो हमसे कट करके बना सबसे बाद में 47 में, जिसके जख्मों को आज तक हम पूरा करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? सारे विपक्ष को जेल में डाल करके चुनाव हुआ और आज भी विपक्ष जेल में है। वह लोकतंत्र है क्या? और बांग्लादेश में क्या हो रहा है यह आप सभी देख रहे हैं। म्यांमार में क्या हो रहा है, वो भी हमारा पड़ोसी देश है, जहां लोकतंत्र नहीं है, सेना का शासन है। यह भारत ही है, यह भारत का ही प्रकाश है जो दुनिया में लोकतंत्र को प्रकाश दे रहा है। और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जितनी सहजता से यहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है मतदान के बाद, दुनिया के कम देशों में ऐसा होता है। देखिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के लिए क्या क्या हुआ। व्हाइट हाउस पर कब्जे तक हो गए, लेकिन यहां जैसे ही कोई जीतता है तो सत्ता पासिंग हो जाता है। यह हमारी लोकतंत्र की विरासत है, लोकतंत्र की हमारी पूंजी है और विशाल ताकत है। अमेरिका की जितनी आबादी है लगभग 35 करोड़, उसके 3 गुना यहां पर मतदान करने वाले लोग हैं। 3 गुना। दुनिया का कोई देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है लोकतंत्र के मामले। और यदि लोकतंत्र है तो किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी से उधार लिया हुआ नहीं है, बल्कि लोकतंत्र यहाँ के आम व्यक्ति के जेहन में है। इस भारत माँ के गर्भनाल से निकला हुआ यह लोकतंत्र है, यह दुनिया को प्रकाश देने वाला है। आजादी के बाद कोई पूछे हमसे कि दूसरी बड़ी क्या उपलब्धि रही, मैं कहूँगा हरित क्रांति। आपको याद होगा पूरे देश में जब जिस दिन दिवाली मनाई जा रही थी, संध्या का समय था, ठीक उसी समय अंधेरे का फायदा उठाते हुए, और वह समझ रहा था कि भारत में इस समय दिवाली मनाई जा रही है, चाइना ने अटैक किया धोखे से, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके। कूटनीति को उस समय के लोग नहीं समझ पाए और उसी समय भीषण अकाल, अन्न का संकट, एक सक्षम नेतृत्वकर्ता ने एक अद्भुत नारा दिया और वो नारा देने वाले थे भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी,
जिन्होंने कहा जय जवान जय किसान। और आज हम अनाज के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी खिला रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। यह हमारी क्षमता है। हरित क्रांति ने हम लोग को बहुत पेड़ भी दिया, बहुत विकृतियां भी दिया, लेकिन हमारे देश का किसान इतना सक्षम और दक्ष है कि उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा है। और आज देश का नारा है कि हमें हरित क्रांति नहीं बल्कि सदाबहार हरित क्रांति चाहिए, जो हमेशा यह फल देती रहे। यह हमारी दूसरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है, हमने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई है और बहुत सारी चीजें जो हम रक्षा के नाम पर खरीदते थे, आज वो सारी चीजें देश में बन रही है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल की दुनिया में मांग है। हमने दुनिया में सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ी है। विश्व में लड़ाई बहुत हुई है, विश्व में युद्ध बहुत हुए हैं, लेकिन निर्णायक हार और जीत का फैसला बहुत कम देशों के बीच में हुआ है। और भारत ने वह एक अनूठी लड़ाई लड़ी है 1971 में, जिसमें पाकिस्तान को पूरा परास्त करके बांग्लादेश का सृजन करके भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। यह देश की उपलब्धि है। और इसी रास्ते से गया के रास्ते होते हुए लाहौर को जो ट्रेन गई, उसमें 90,000 पाकिस्तान के बंदी सैनिक हाथ उठाए हुए, सिर झुकाए हुए इसी रास्ते से गए पाकिस्तान। वह लड़ाई भारत ने जीती है। यह दुनिया की बहुत बड़ी एक निर्णायक लड़ाई है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो हार और जीत का, वर्ल्ड वार भी हुआ, उसका हार जीत का फैसला नहीं हुआ। लेकिन सोचिए जरा, 90,000 सैनिकों ने जहां आत्मसमर्पण कर दिया हो, अपने हथियार रख दिए हो, यह भारत ने ही लड़ाई लड़ी है। इस कालखंड में जो अंग्रेजों द्वारा देश विभाजन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हुई थी, सरकार ने एक एक करके खत्म करना शुरू किया है। धारा 370 जो भारत माता के माथे पर खंजर थी, उस भारत माता के माथे पर खंजर 370 को सरकार ने समाप्त कर दिया। अब एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, एक देश में एक ही शासन चलेगा, एक ही झंडा चलेगा। और इससे भी आगे बढ़ करके सरकार ने एक देश एक टैक्स, जीएसटी। ऐसा नहीं कि केरल में कुछ अलग टैक्स होगा और कश्मीर में ऐसा। एक देश एक टैक्स, जीएसटी लागू कर दिया 17 से। एक देश एक परीक्षा, एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन, 47 यूनिवर्सिटी है तो 47 एक लड़का पैसा देता था, फॉर्म भरता था। आज एक बार फीस दे करके वो 47 यूनिवर्सिटी का लगभग 200 विश्वविद्यालयों का एग्जाम दे सकता है एंट्रेंस। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी मामूली उपलब्धि नहीं है। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो केवल कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं है, वह कुछ पन्नों का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 21वीं शताब्दी के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दस्तावेज है। उसको भी लागू कर दिया गया है और हम लोगों ने भी उसको देश में लागू किया है। आज समय की चार आवश्यकताएं: डिजिटाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डीकार्बोनाइजेशन। ये चार आवश्यकताएं हैं जो भारत को
2047 में विकसित रूप देने में सक्षम और हैं, यह उसकी आवश्यकता है। डिजिटाइजेशन, आज भारत एक आईटी का विश्व में हब बनकर के उभर रहा है। आज यदि कैलिफोर्निया की घाटी से भारत के आईआईटीएंस निकल जाएं तो कैलिफोर्निया की घाटी उजड़ जाएगी। यह आज ताकत जो है तो भारत के लोगों में है, भारत के आईटी में है। आज विश्व भर में जितना भी लेन देन होती है पैसों का, उसका 40% अकेले डिजिटाइजेशन द्वारा भारत में होता है। डिजिटल पेमेंट अकेले भारत में 40%। दुनिया के सारे देश देख करके इसको स्तब्ध है। आज 9.5 करोड़ किसानों को एक क्लिक पर उनके खाते में किसान सम्मान निधि पहुंच जाती है। याद करें उन दिनों की जब यह व्यवस्था तहसील के माध्यम से थी, किसी को पहुंच पाती थी क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डिजिटाइजेशन के चलते, और इसीलिए हमारा भविष्य डिजिटल टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। और इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि IT प्लस IT इक्वल टू IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये भारत का भविष्य है और इसीलिए डिजिटाइजेशन को सबसे ज्यादा जरूरत है। डीकॉलोनाइजेशन, हमने गुलामी से बहुत लड़ करके मुक्ति पाई है। हजारों साल की गुलामी के बाद यह मुक्ति मिली है। यदि हमको पूछे कोई भारत के इतिहास के बारे में, तो मैं इतिहास के 3 खंडों में पढ़ करके अध्ययन करूं कहूं। एक, भारत का गौरवशाली इतिहास जो प्राचीन इतिहास है। भारत का मध्यकाल का इतिहास जो पराभव का इतिहास है, और 1947 का काल भारत के निर्माण का कालखंड है। ये भारत के निर्माण का इतिहास है। और इस कॉलोनाइजेशन का, गुलामी का कोई भी रंच मात्र भी छींटा हमारे ऊपर न रहे, इस पर पंचप्रण में सबसे पहला प्राथमिकता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। आप जान रहे हैं इंडियन पेनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी जाती थी, उसमें यह था कि दंड देना है। अब शासन ने उसे बदल कर कहा कि दंड नहीं, न्याय देना है, न्याय देना है। ये सारी क्योंकि गुलामी की भाषा की गुलामी जो थी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही होगी, उस बेड़ी को भी तोड़ करके देश बहुत आगे निकल गया। अब स्थानीय भाषाओं में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो गई। यह बहुत डीकॉलोनाइज करने के लिए बहुत हम लोग सक्षम हैं और सक्षम सिद्ध हो रहे हैं। डीकार्बनाइजेशन, यह एक सरकारी पृथ्वी गर्म है। ये अर्थ वार्मिंग को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, ग्रीन हाउस इंपैक्ट को देखते हुए डीकार्बनाइजेशन अपनाना जरूरी है। और भारत ने यह संकल्प किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, चाहे शिक्षा हो, चाहे निर्णय की प्रक्रिया हो, हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के जो विकास का अंतर है, उस अंतराल को पाट करके भौगोलिक समाजवाद, ज्योग्राफिकल सोशलिज्म को हम लाएंगे। इस डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे मूल मंत्र है जो आत्मनिर्भरता का एक पाठ है। रिसर्च के क्षेत्र में एनआरएफ का बिल सरकार ने पास कर दिया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और उसमें इतनी बजट की व्यवस्था 1 लाख करोड़ की व्यवस्था सरकार ने किया है। आगे चल करके यह गेम चेंजर सिद्ध होने वाला है।
विश्वविद्यालय भी हमारा पीछे नहीं है, विश्वविद्यालय भी हमारा पीछे नहीं है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने अल्प समय में, आप कंपेयर करें दूसरे विश्वविद्यालयों से जो 2009 में स्थापित हुए, हमारा विश्वविद्यालय बहुत बहुत आगे निकल चुका है। जो नवीनतम विधाएं हैं एआई और डेटा साइंस, वह हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं की, क्षेत्रीय अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और उसको देख करके कृषि विज्ञान यहाँ लागू किया गया और आज वह हमारा ही कोर्स है। यही नहीं, कृषि की पढ़ाई केवल डिग्री देने के लिए न बने, केवल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देने के लिए न बने, बल्कि किसानों के प्रशिक्षण का माध्यम बने, किसानों के लिए प्रेरणा का माध्यम बने, किसानों को प्रशिक्षण वहां मिल सके। इसके लिए भी विश्वविद्यालय तरह तरह की विधाएं अपना रहा है। इसी सत्र से हम लोगों ने सीटें भी बढ़ा दिया है, 60 की जगह पे 120। मैं जानता हूं हम लोगों के पास सीमित साधन है, सीमित संसाधन है, सीमित लोग हैं, लेकिन हमारे शिक्षकों का उत्साह और उन्हें काम करने की प्रबल इच्छा शक्ति, प्रेरणा शक्ति इतनी है, वो सीमित संसाधनों में ही, सीमित स्थान पर ही ये लागू करने के लिए हमसे आगे बढ़ चुके हैं, विश्वविद्यालय को दिशा दे रहे हैं। हम इसी सत्र से विश्वविद्यालय में जो एक आवश्यकता थी, लाइब्रेरी, वह राजा जनक, महर्षि जनक पुस्तकालय 20 दिनों के अंदर हम उसे लागू क्रियान्वित करने जा रहे हैं। बंधुओं, आज हमें नए संकल्पों को लेकर के जीना है, नए संकल्पों को लेकर जीना है, नए सपनों को लेकर के जीना है। और इस अमृत काल में अपना सपना है एक विकसित भारत, एक समरस भारत, एक समर्थ भारत, एक सशक्त भारत, एक सक्षम भारत का निर्माण करना। लेकिन क्या कर्तव्य की अवहेलना करके हम सक्षम और सशक्त भारत बना पाएंगे क्या? जो प्रधानमंत्री के पंचकौन है उनमें से एक है ड्यूटी। यदि हम अपने ड्यूटी का पालन न करें, ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पालन न करें, तो यह पूरा होने वाला है क्या? और इसीलिए जो पहले किंग रोड माना जाता था, जिसको राजपथ कहा गया, उसको सरकार ने अब लोकपथ कर दिया है। वो लोकपथ है। हमारी अब ड्यूटी है, संविधान के 51A में अनुच्छेद में दिया हुआ है कि हर नागरिक का दायित्व है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, नदियों की रक्षा करे, जल संसाधनों की रक्षा करे, जैविक विविधता को बढ़ाए और सार्वजनिक संपत्तियों को चोट न पहुंचाए, उनको क्षति न पहुंचाए। यह सारे जो कर्तव्य, बिना इन कर्तव्यों को अपनाए हम अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पा सकते हैं क्या? आज हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि हम लोगों ने कर्तव्य का अपने पालन किया, जो भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी दिए हुए हैं, फिर उनका हमने पालन किया, तो निश्चित रूप से हम दुनिया में क्रमांक 1 पर होंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को पा करके रहेंगे। एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत, एक सक्षम भारत का लक्ष्य हमारा पूरा होगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास होगा। और यदि यह प्राप्त होगा तो आजादी का लक्ष्य भी पूरा होगा। अंत में पुनः एक बार सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अटल जी की उस कविता के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा अपने व्याख्यान को। क्योंकि आप एक सब लक्ष्यबद्ध के कार्यकर्ता हैं, एक ही लक्ष्य को लेकर के हम काम करने वाले लोग हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। सबका लक्ष्य एक है, इस शिक्षा के मंदिर को उत्कर्ष पर पहुंचाना, क्रमांक 1 पर पहुंचाना।
नालंदा के गौरव को स्थापित करना जो हमारा विजन है। इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी हम तभी मानेंगे जब हम नालंदा के गौरव को लौटा दें। हमारे लिए मॉडल ऑक्सफोर्ड और हाइडेलबर्ग नहीं है, हमारे लिए मॉडल नालंदा और तक्षशिला है। नालंदा के गौरव को जब विश्वविद्यालय प्राप्त करे, हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं। और उस लक्ष्य को पाने के लिए अटल जी ने एक 2 लाइन की कविता लिखा था कि लक्ष्य तुम्हारा ओझल न हो, लक्ष्य तुम्हारा ओझल न हो, कदम बढ़ाए चल। लक्ष्य तुम्हारा ओझल न हो, कदम बढ़ाए चल। मंजिल तुम्हें मिलेगी, मंजिल तुम्हें मिलेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।